हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज एक और हम बीएसटी का चैप्टर कर रहे हैं स्टार्ट, और इसको भी प्लानिंग के जैसे आज ही कर देंगे खत्म। बेटा, जो हमारी फर्स्ट बुक है, जो हमारा पार्ट ए है क्लास 12 की बीएसटी का, उसका जो लास्ट चैप्टर है, बहुत बेसिक, बहुत छोटा सा चैप्टर, कंट्रोलिंग, उसे आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे डिटेल में, जैसे हमने प्लानिंग के समझा था और बाकी चैप्टर्स किए थे। साथ में इसमें भी कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडीज, ट्राई करेंगे कुछ एमसीक्यू भी कवर करें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कवर हो जाए, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके एग्जाम की हो जाए अच्छे से तैयारी। बेटा, तो करते हैं फटाफट से अब स्टार्ट। तो देखो बेटा, आप क्या है हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर, आराम से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसे हमने प्लानिंग को किया था वन शॉट में, बिल्कुल वैसे ही से करना है। देखो, पहले आते हैं कुछ बेसिक चीजों में। जो कंट्रोलिंग है वो सबसे लास्ट स्टेप है। सबसे लास्ट स्टेप मतलब लास्ट फंक्शन होता है ये। किसका लास्ट फंक्शन होता है? मैनेजमेंट का। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद जो कंट्रोलिंग है, वो एक तरह से आप ये समझो कि अगर कंट्रोलिंग ही नहीं होगी तो इससे पहले आपने जितने भी फंक्शन किए हैं वो सब क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप कंट्रोल सही से नहीं कर रहे, अभी डिटेल में यही पढ़ना है हमने। स्टार्ट ही करते हैं। देखो, पहले मीनिंग में आते हैं इसका। कंट्रोलिंग पे मीनिंग पे आते हैं, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल एक्टिविटीज हो रही हैं, कॉन्फॉर्म, इसका मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर या फिर सेम टू प्लान्ड एक्टिविटीज, की जो हमने प्लान बनाया था और जो एक्चुअल में एक्टिविटी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सेम होनी चाहिए। उसको कंट्रोल जब हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। लास्ट फंक्शन है, ये आपको मैंने बता ही दिया। 4 से 6 नंबर का ये आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेचर या फिर फीचर्स के बारे में। पहला क्या है? गोल ओरिएंटेड। अब ये तो सब में ही होता है कि गोल ओरिएंटेड, तो कोई भी फंक्शन उठा लो, मैनेजमेंट ही क्यों कर रहे हैं? गोल हमारा अचीव हो। तो कंट्रोलिंग भी गोल ओरिएंटेड होता है। इट एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो, जितना ज्यादा उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, वो मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम लगे। तो कंट्रोलिंग क्या देखता है कि गोल अचीव हो दो तरीके से, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली यूज हो और एफिशिएंटली यूज हो। सेकंड पॉइंट, परवेसिव। अब ये भी सब जगह सबका ही होता है। ये कंट्रोलिंग हर फंक्शन पे होता है, हर मैनेजर, हर लेवल पे कंट्रोलिंग करनी ही पड़ती है, चाहे आप टॉप लेवल के मैनेजर हो, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के। आप क्या कंट्रोलिंग का हो सकता है एरिया अलग हो जाए, एरिया ज्यादा हो या कम हो, लेकिन कंट्रोलिंग सबको ही करनी पड़ती है। क्या? देखो, इट इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, सारे मैनेजर, मतलब तीनों लेवल्स की बात कर रहे हैं यहाँ। इट इज अप्लाइड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सबके ऊपर अप्लाई होता है बेटा। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस। अब ये भी बहुत सारे फंक्शन में था हमारा, तो ये दो तीन तो ऐसे हैं जो आपको हर फंक्शन के फीचर्स में मिल जाएंगे बेटा। कॉन्टिन्यूस, कंट्रोलिंग कभी भी बंद नहीं होती, कंट्रोलिंग हमेशा चलती रहती है। कैसे? इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी बंद नहीं होता। इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज अ लास्ट फंक्शन। अभी मैंने आपको बोला कि ये लास्ट फंक्शन है, लेकिन एज पर एनसीईआरटी वो कह रहा है इसे लास्ट फंक्शन मत समझो। क्यों ना समझो? इट इज अ फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू द प्लानिंग साइकिल। देखो, आपने एक टारगेट लिया, बीएसटी का आपका एग्जाम है, आपने एक टारगेट लिया कि मेरे को बीएसटी में 80 में से 80 लाने हैं। ठीक है, बट मान लो पेपर टफ आ गया और आपके बन गए 75, 5 मार्क्स कट गए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपका तो गोल था मेरी परसेंटेज ज्यादा आनी चाहिए, 80 में से 80 आने चाहिए। तो आप कंट्रोलिंग में कहीं ना कहीं फेल हो गए, कंट्रोल सही से नहीं कर पाए, कुछ गलतियां हो गई आपसे, डेविएशन आ गया इस चक्कर में। तो अब आप क्या करोगे? बीएसटी के पेपर के बाद जो भी नेक्स्ट पेपर है उसके लिए दोबारा प्लानिंग करोगे। तो आप दोबारा एक साइकिल दोबारा चालू हो गई आपकी, आप दोबारा कंट्रोलिंग से कहाँ आ गए? फर्स्ट फंक्शन में आ गए मैनेजमेंट के, विच इज प्लानिंग, की जो हमसे गलतियां हुई थी उसको अब दोबारा सुधारना है। दोबारा कहां पे पहुंच गए? प्लानिंग में। तो कंट्रोलिंग ही दोबारा सर्कल को चालू करती है
मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसको। नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर बेटा यहाँ से स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन बहुत बार आता है। आपको मैंने पहले भी बताया 24 मार्क्स के क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन आने वाला है, आइदर डिफरेंस या एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो ये लाइन आ जाती है बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। तो क्या है इसमें देखो, इट इज अ बैकवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, एज इट इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। जो भी आपने एक्टिविटीज कर ली है, एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो गई है, उसको चेक किया जाता है। उसका पोस्टमार्टम मतलब एक एक एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं कि किस वजह से डेविएशन आई है, क्या कमी रह गई। ये जो 75 मार्क्स आए, तो आप देखोगे ना मैंने जो प्लान बनाया था, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही पेपर किया या नहीं किया, कोई टॉपिक तो नहीं छूट गया। तो आप क्या कर रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो, जो भी आपका प्रीवियस प्लान था उसे चेक कर रहे हो, तो इसलिए बैकवर्ड हो गया। आगे देखो, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, बिकॉज द करेक्टिव एक्शन, अब आप आगे के लिए, फ्यूचर के एग्जाम के लिए एक्शन ले रहे हो कि जो गलतियां मेरी यहाँ हो गई, मेरे से टाइम वेस्ट हो गया पेपर में, एमसीक्यू करने में खराब हो गया पेपर, तो उसको आप इंप्रूव कर रहे हो ताकि फ्यूचर परफॉर्मेंस आपकी सही हो जाए। तो आप बैकवर्ड को देख के फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो, तो बैकवर्ड भी है और एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग भी है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आ जाती है इसकी इंपॉर्टेंस कि क्या है कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस। तो पहला, सेम एक्सप्लिसिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पहला तो काम यही है कि गोल अचीव करने में ये हेल्प करता है अगर आप कंट्रोलिंग सही से कर रहे हो। कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स द प्रोग्रेस, कि क्या प्रोग्रेस है, जो हमने प्लान बनाया है क्या उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा ऑर्गेनाइजेशन में। एज वेल एज मेजर द डेविएशन, कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे प्लानिंग में उसमें और जो एक्चुअल रिजल्ट है, क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है, क्या हम डाउनवर्ड में जा रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं। तो डेविएशन को चेक करता है। इफ एनी, अगर कोई डेविएशन आई है, विच गाइड्स, जिसकी वजह से क्या होता है मैनेजर को जो है अपना ट्रैक करने में और राइट पाथ पे, राइट ट्रैक पे आने में, कि भाई मेरा गलत हो रहा है। मान लो आपने ये एम रखा था 12th की स्टार्टिंग में ही, मेरे को 95% लाने हैं 12th में, तो आपने कहा कि जितने भी मेरे कोचिंग में टेस्ट होंगे, जितने भी मेरे स्कूल में टेस्ट होंगे, मेरे उसमें किसी में भी 95 नहीं आने चाहिए। हाफ ईयरली तक ऐसा ही हुआ। उसके बाद आ गए स्क्विड गेम्स, आप देखने लग गए वेब सीरीज, तो आपके ये मार्क्स हो गए 90। तो ये जो डेविएशन आया 5% का, ये अगर आपने कंट्रोलिंग करी ना होती, ये चेंज देखा ही ना होता, तो क्या आप दोबारा ट्रैक पे आ सकते कि मेरे मार्क्स 5% से कम हो गए, मुझे दोबारा फोकस करना है स्टडीज पे। तो ये राइट ट्रैक पे आने पे हेल्प करता है एक मैनेजर को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को दोबारा अचीव कर सके, ताकि आप दोबारा 90 से कहाँ आ जाओ, 95 पे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंट्रोलिंग से ही पता चलता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे वो सही है या नहीं है। आपने सोच लिया 95, लेकिन आपके किसी भी टेस्ट में 90 से ज्यादा आ ही नहीं रहे, इसका मतलब आपने अपने लेवल से ज्यादा का टारगेट सेट कर लिया। अब ये इमोशनल मत हो जाना कि मैं और पढ़ूंगा, यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड बात होती है। कभी कभी कंपनीज ऐसा टारगेट सेट कर देती है अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, जो अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर उनको लग रहा होता है कि ये अचीव नहीं हो सकता, तो फिर उसे चेंज करते हैं। लेकिन चेंज उन्होंने कब किया, जब उन्होंने कंट्रोलिंग की हेल्प की, डेविएशन देखी क्या आ रही है, कि अचीव हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। तो क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग एनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव, की जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया वो सही भी है या नहीं। आपने तो कोई भी स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपनी मर्जी से, क्या वो अचीव हो भी सकता है या नहीं हो सकता। एंड इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, अगर आपका कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत इफेक्टिव है, keeps a careful check on the environment and help to review and revise the standard। हमने पढ़ा है 3rd चैप्टर में कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। हो सकता है जो आपने पहले सोचा था वो जो स्टैंडर्ड थे वो अचीव हो सकते रहे, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं था। तो अगर आपका इफेक्टिव कंट्रोल था तो उसने पहले ही जज कर लिया होगा कि ये जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हैं अचीव नहीं हो सकते, तो उसको रिव्यू करके दोबारा रिवाइज करना कि स्टैंडर्ड बढ़ाने हैं या कम करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आओ बेटा, मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स। ये तो हमने पहले भी देखा कि कंट्रोलिंग हेल्प करता है एक मैनेजर को कि कम से कम वेस्टेज हो, रिसोर्सेज स्पॉइल ना हो, ठीक है।
कंट्रोलिंग हेल्प्स अ मैनेजर टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट एंश्योर एवरी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो अकॉर्डिंग टू क्या हो, स्टैंडर्ड हो। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होगी, अकॉर्डिंग टू प्लान होगी, तो वेस्टेज बेटा कम से कम होके चलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, अगर उन्हें पहले से ही बता दिया जाए कि क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, तो उनको बेटा कंफ्यूजन क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से उनका मोरल रहेगा कि हाँ हमें जो सिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है और हमें काम करने में इजी भी हो रहा है। अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस क्या हो, इम्प्रूव हो यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन टू देम, जो भी उनको स्टैंडर्ड बताए गए हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, जिनसे उनका मोरल बढ़ेगा, उनके ऊपर कोई एडिशनल प्रेशर नहीं आएगा, उनको पहले से पता होगा कि कब हमें ज्यादा वर्क करना है, कब कम करना है बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमोसफेयर। ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एटमोसफेयर ये बनाता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको सबको जो प्लान दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, जिससे क्या होता है, मिनिमम डिसऑनेस्टी होती है। बिहेवियर जो है एम्प्लॉइज के वो कॉन्टिन्यूस हम चेक करते हैं कि जिस हिसाब से काम दिया गया था कर रहे हैं या नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है जो खुद आलसी इंसान है। तो इससे क्या होगा, डिसिप्लिन बनेगा और एक ऑर्डर बन के चलेगा, जिसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट होगा बेटा। लास्ट पॉइंट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल द एक्टिविटीज। जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी वर्कर्स हैं, सबको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कंट्रोलिंग। एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। और जो उनके एफर्ट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट है एक कंपनी में, उनको जो एफर्ट्स है उनका ध्यान रखता है कि एज पर प्लान हो, स्टैंडर्ड हो, कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक सेम एक्शन में चलता है बेटा। इंपॉर्टेंस भी खत्म, बहुत छोटा चैप्टर है। तो देखो बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंट्रोलिंग चैप्टर से स्ट्रेट क्वेश्चन कई बार इसी टॉपिक से आ जाता है, इसी टॉपिक से बनता है। अब ये टॉपिक है क्या बेटा, कि जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है विच इज प्लानिंग, हमारा प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, और जो लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन, क्या रिलेशन है, वो ये टॉपिक है। तो समझते हैं, 5 पॉइंट है, पांचों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पांचों की आपको हेडिंग्स दिख रही है, इसी हेडिंग्स को सीबीएसई दे देता है और आपको बोलता है कमेंट करने के लिए इस पे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड और एमलेस विदाउट प्लानिंग। अब देखो, कंट्रोलिंग में हमने क्या पढ़ा कि जो कंट्रोलिंग है वो हेल्प करता है किस चीज में, कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो भी हम एक्चुअली में अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा आउटपुट आया है, क्या वो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये चेक करते हैं, या फिर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, वो हम देखते हैं। अब एक बात बताओ, स्टैंडर्ड हम कहाँ सेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हमने सेट करे थे प्लानिंग में। तो अगर आपकी प्लानिंग ही नहीं है सही, या प्लानिंग में आपके पास प्लान ही नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो आप कंट्रोलिंग कैसे करोगे। तो कंट्रोलिंग एक विदाउट प्लानिंग बिल्कुल एमलेस है, ब्लाइंड, आपको पता ही नहीं है, आपने एम ही नहीं रखा कि मेरे कभी भी किसी भी टेस्ट में 95 से कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, जब आपके पास ये स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो आपके कितने भी परसेंट क्यों ना आ रहे हो, आपको इतना आइडिया नहीं मिलेगा कि मैं स्कोर कर रहा हूँ, बढ़ रही है मेरी नॉलेज, मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग, इट प्रोवाइड द बेसिस। जो प्लानिंग है वो बेसिस है एक तरह से कंट्रोलिंग का, फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। कंट्रोलिंग में हम कंपैरिजन करते हैं, किसका कंपैरिजन करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड से, ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सर्टेन स्टैंडर्ड्स। और स्टैंडर्ड्स कहाँ सेट होते हैं, विच आर प्रोवाइडेड बाय प्लानिंग। प्लानिंग ये हमें प्रोवाइड करवाती है कि हमने जो भी स्टैंडर्ड बनाए हैं बेटा। सेकंड पॉइंट में आते हैं, अब बात कर रहा है वो प्लानिंग की, कि जो प्लानिंग है वो भी मीनिंगलेस है, किसके बिना मीनिंगलेस है, कंट्रोलिंग के। आपने प्लान तो बना लिया कि हर टेस्ट में 95 लाने हैं, लेकिन कभी आपके आ रहे हैं 92, कभी आपके आ रहे हैं 93, कभी आपके 96 भी आ रहे हैं।
अब जब कम आ रहे हैं तो आप कंट्रोल कर ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे किस वजह से कम आ रहे हैं, आप डेविएशन चेक ही नहीं कर रहे, तो उसका भी फायदा नहीं है, फिर तो वो प्लान वेस्ट ही पड़ा है ना। जब आप अपने प्लान को अगर वो अचीव नहीं हो रहा, डिजायर आउटपुट डिजायर रिजल्ट नहीं आ रहा, आप उसको देख ही नहीं रहे, तो फिर क्या फायदा। तो देखो क्या है, कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर दैट द इवेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही है, डन अकॉर्डिंग टू प्लान, जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग हो। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको मॉनिटर करना, मेजर करना, आइडेंटिफाई करना अगर कोई डेफिएशन है, एंड टेक करेक्टिव एक्शन। ये पूरा का पूरा भी आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस रहने वाला है, अभी आप देखना। तो कंट्रोलिंग ही हेल्प करता है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कैसे हो रही है, प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये जो फोर्थ पॉइंट है, दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों मिक्स होके भी आ जाते हैं। अब देखो कैसे फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड बिकॉज प्लानर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, हम जब भी प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं, एंड आर बेस्ड ऑन द फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर की कंडीशन के, फ्यूचर को, एनवायरमेंट को रीड करके हम आज एक प्लान बनाते हैं। किसके लिए प्लान बनाते हैं, फ्यूचर के लिए। तो फॉरवर्ड लुकिंग हो गया, फ्यूचर के लिए हो गया। और कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज करेक्टिव एक्शन, जब भी हमारा जैसे 95 से मेरा टारगेट था नंबर 92 आए, तो अब मैं देखूंगा ना मेरे 3% नंबर क्यों आए, क्यों देखूंगा, ताकि फ्यूचर में मेरे नंबर कब ना आए। तो फ्यूचर के लिए एक्शन लिया जाता है। इन कंट्रोलिंग इज टेकन टू प्रिवेंट द डेविएशन इन फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में वो गलतियां ना हो। तो इसलिए बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग। अब आते हैं बैकवर्ड में, कि बैकवर्ड कैसे है। प्लानिंग इज लुकिंग बैक, प्लानिंग में लुकिंग जो है बैकवर्ड है, क्यों है, बिकॉज न्यू प्लान्स इज गाइडेड बाय द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इन द पास्ट, जो गलतियां मैंने पहले कर दी है, जो मैंने प्लान बनाया था उसमें जो मैंने गलतियां कर दी, उसी को देख के मैं नेक्स्ट फ्यूचर का प्लान बनाता हूं। तो मैं कहां देख रहा हूं, बैकवर्ड देख रहा हूं ना, कि पहले वाले प्लान में क्या कमियां रह गई थी, क्या स्ट्रेटेजी मेरी कमजोर रह गई थी, तो मैं उसे इंप्रूव करूं। कंट्रोलिंग कैसे है बेटा, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड एज कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग में हम इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड्स तो पहले बने थे ना, 1 साल पहले बने हो, 6 महीने पहले बने हो, तो स्टैंडर्ड्स बैकवर्ड लुकिंग हो गए, क्योंकि हमें पीछे देखना पड़ रहा है कि हमने स्टैंडर्ड बनाए क्या थे। तो इसलिए दोनों बैकवर्ड लुकिंग भी है। लास्ट पॉइंट, प्लानिंग इज परसेप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिंग। प्लानिंग में हम सोचते हैं, इंटेलेक्चुअली थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, किसी कोर्स को करने के लिए क्या बेस्ट चीज हो सकती है, क्या एक्शन हमें लेना चाहिए। पर कंट्रोलिंग में हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि जो हमने सोचा था, क्या हमारा काम, क्या हमारा जो भी हम स्टेप्स कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसमें सिर्फ हम इवेल्युएट कर रहे हैं, उसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्लानिंग इज एन इंटलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग थिंकिंग एंड एनालाइज टू प्रिस्क्राइब द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, कि किसी काम को एप्रोप्रिएटली सही तरीके से कैसे किया जाता है। कंट्रोलिंग इवेल्युएट्स, कंट्रोलिंग क्या करता है, इवेल्युएट्स करता है कि जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं वो ट्रांसलेट हो रहे हैं हमारे एक्शंस में, कि जो भी हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारा एक्शन उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से लिख लो, एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अच्छे से ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, केस स्टडी आएगी तो यहीं से आएगी बेटा, स्ट्रेट क्वेश्चन भी आएगा तो इस पॉइंट से आने वाला है आपका। कंट्रोलिंग प्रोसेस, अगर किसी पर्सन को कोई चीज कंट्रोल करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कैसे करेगा। सबसे पहले तो बेटा उसके पास क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 95%, ये मेरा एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि किसी भी टेस्ट में, स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, इससे कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। ये हो गए मेरे स्टैंडर्ड सेट। कैसे है देखो, स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे मैं जज करूंगा अपनी परफॉर्मेंस को, अगेंस्ट विच
एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर, जिससे मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा। स्टैंडर्ड सर्व एज अ बेंचमार्क टुवर्ड्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू वर्क। स्टैंडर्ड एक तरह का आपके लिए बेंचमार्क भी होता है कि मेरे को इससे नीचे तो नहीं जाना, अगर मैं इससे नीचे गया तो मतलब मेरी परफॉर्मेंस कम हो रही है। स्टैंडर्ड हेल्प करता है आपको इंप्रूव करने में। अब स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यहां से एमसीक्यू आ सकता है बेटा कि जो स्टैंडर्ड है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और आपका क्वांटिटेटिव भी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पहला हो गया, स्टैंडर्ड सेट हो गया, ये आपके स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आप देख रहे हो मेरे एक्चुअल में, जो एक्चुअल में मेरे मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं उसको मेजर कर रहे हो कि 92 आए हैं, 93 आए हैं, ज्यादा आए हैं, कम आए हैं वो। तो इसमें क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर, कि जो आप अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप मेजर कर रहे हो वो ऐसे ही करोगे आप जिस हिसाब से अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे। मान लो आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था ये हाफ ईयरली के हिसाब से किया था, लेकिन आप एक्चुअल परफॉर्मेंस सेट कर रहे हो पूरे सिलेबस की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके स्टैंडर्ड है, जिस हिसाब से आपने यूनिट में, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, जिस यूनिट में आपने स्टैंडर्ड सेट किया था तो एक्चुअल परफॉर्मेंस भी उसी यूनिट में मेजर होनी चाहिए। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर इन द सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड आर सेट एज दिस वुड मेक अ इजियर कंपैरिजन का, जिसकी वजह से कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा अगर आप क्या कर रहे हो, सेम यूनिट में मेजर कर रहे हो बेटा। थर्ड, अब जो मान लेते हैं 92% आपके मार्क्स आए, आपने मेजर कर लिया, सारे सब्जेक्ट जोड़े, एवरेज निकाली, 92 बन रहे हैं। अब आप इनको कंपेयर कर रहे हो, स्टैंड एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हो, विच इज आवर थर्ड स्टेप। इन दिस स्टेप एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड, सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट। जो डेविएशन आई है, 3% मार्क्स कम आए हैं, इसको बोलते हैं क्या, डेविएशन। तो ये कब हमें पता चला, जब हमने एक्चुअल में क्या किया है, कंपैरिजन किया है, किसमें, एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में। ये हो गया। अगर यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं आई होती, अगर आपके 95 ही मार्क्स आए होते तो आगे के स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन अब आपकी डेविएशन आई है तो अब आपको डेविएशन को चेक करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि डेविएशन क्यों आई है और क्या उस डेविएशन को सीरियसली लेने की जरूरत है या नहीं। तो सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज, चाहे आपके ऑल सब्जेक्ट हो, सब में डेविएशन आ सकती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। मान लो आपके जो मार्क्स है 95 सेट करे थे, मार्क्स आए 94.5, तो सिर्फ 0.5% कम है ना। तो ये डेविएशन क्या एक्सेप्टेबल है, क्या आपके पेरेंट्स, आपके टीचर या आप खुद, ठीक है, सबसे पहले खुद, क्या आप इस ये जो रेंज डेविएशन आई है इसको इग्नोर कर सकते हो या नहीं। तो जो डेविएशन आई है वो कितनी, आपने, हर कंपनी एक रेंज देखती है। जैसे सबसे इजी एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं आपका, मान लो आप किसी शॉप पे गए, कार खरीदने गए और उन्होंने बोला ये कार 25 किलोमीटर चलेगी पर लीटर में, पर लीटर में कितनी चलेगी, 25 किलोमीटर की एवरेज देगी। आपने गाड़ी ले ली, आपने 1 लीटर तेल डलवाया, पेट्रोल डलवाया उसमें, और उसकी एवरेज आई 24 किलोमीटर। अब आपको पता है जितना भी कंपनी बोल रही है उससे 1-2 किलोमीटर तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये जो डेविएशन आई 1 किलोमीटर की, ये एक्सेप्टेबल है, तो इसके लिए आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी गाड़ी चली 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, तो डेविएशन बहुत ज्यादा है, तो ये आपकी रेंज से जितना आपने सोचा था उससे कम है, तो इसमें आप डेविएशन के बारे में सोचोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे। अब डेविएशन को मेजर करने के, डेविएशन से देखने के लिए कि उसके लिए एक्शन लेना है या नहीं, 2 तरीके हैं बेटा। एक होता है सीपीसी और एक होता है एमबीई। सीपीसी मतलब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और एमबीई होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। पहले पढ़ते हैं सीपीसी क्या बोलता है हमें। इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप गाड़ी में आपके जो ये कम माइलेज आई है, ठीक है, अगर ये कम ना आई होती, 1 किलोमीटर की रेंज आई होती, लेकिन आप कह रहे थे कि यार कंफर्ट अच्छा नहीं है गाड़ी का, या फिर परफॉर्मेंस पावर नहीं है, तो सर आप हर चीज से तो खुश हो नहीं सकते।
तो आपने ये देखना है कि जिस पर्पस के लिए मैंने गाड़ी ली थी वो पूरा ही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपने सिर्फ किस पे ध्यान रखना है, अपने की एरियाज पे, ऐसी चीजों पे ध्यान रखना है जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इफेक्ट हो सकती है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जरूरी है। या आप ऐसे भी एग्जांपल समझ सकते हो, आपका एक सब्जेक्ट अकाउंट्स, बीएसटी, इको, जिन बच्चों के पास मैथ्स है उनके पास मैथ्स स्लैश आईपी, फिजिकल। अब मान लेते हैं फिजिकल आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? एडिशनल सब्जेक्ट है। अगर आपके इसमें मार्क्स कम आ रहे हैं जितना आपने टारगेट सोचा था, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये आपका की सब्जेक्ट नहीं है। इसके बेसिस पे आपको इतना आगे जज नहीं किया जाएगा एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। आपके मेन सब्जेक्ट कौन से बने? ये तीन। तो अगर इसमें डेविएशन आ रही है तो इससे हो सकता है आपके करियर में इफेक्ट आ जाए। तो आपने, सीपीसी कहता है कि डेविएशन तो हर जगह आएगी, लेकिन आपने देखना है कि आपके की एरियाज में डेविएशन आ रही है तो आप करेक्टिव एक्शन लो। अगर आप सब कुछ कवर करने जाओगे तो ना तो वो इकोनॉमिकल होगा, महंगा पड़ेगा आपको, और साथ में इजी भी नहीं होगा बेटा। वहां एमबीए क्या बोलता है? एमबीए ये बोलता है कि जो आपकी डेविएशन आ रही है, ठीक है, आपने डेविएशन मेजर करी, वो जो डेविएशन है वो आपकी रेंज, जो एक्सेप्टेबल रेंज है उसके अंडर अंडर है। आपने बोला था कि भाई अगर कंपनी 25 की क्लेम कर रही है, चलो 23 की एवरेज भी आएगी, 22 की एवरेज भी आएगी, आई एम हैप्पी। अगर इसके अंदर अंडर डेविएशन आ रही है तो आप एक्शन मत लो। लेकिन अगर जो आपकी डेविएशन आ रही है वो ज्यादा है एक्सेप्टेबल रेंज से, तब आप एक्शन लो। आप 0.1%, 0.2% के चक्कर में अपना पूरा प्रोसेस मत चलाओ डेविएशन चेक करने का, वरना जितना बेनिफिट नहीं हो रहा डेविएशन को इंप्रूव करने में, उससे ज्यादा उसको करेक्ट करने में कॉस्ट लग जाएगी आपकी। इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। याद रखना इसका नाम होता है, एमसीक्यू आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग। अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे, रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन आ सकती है एग्जाम में, ठीक है, कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी गाड़ी में एक एक चीज देखने लग जाओगे कि एक नट कैसा लगा हुआ है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है नट की, तो आप गाड़ी कभी ले ही नहीं पाओगे, हर गाड़ी में आपको कमियां दिखेगी। आगे क्या लिखा हुआ है? दस ओनली सिग्निफिकेंट, जो इंपॉर्टेंट डेविएशन है विच बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, जो आपकी लिमिट से बाहर है, सिर्फ उनको नोटिस करना चाहिए मैनेजमेंट को, और नहीं। अब लास्ट पॉइंट, जब आपने नोटिस कर लिया सब कुछ, डेविएशन चेक कर लिया, तो एक्शन लो कि अगर ये जो मेरी रेंज कम आ रही है, मैंने सोचा था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फर्क आएगा, 6 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? क्या सर्विस कम है या मैं गलत तरीके से गाड़ी चलाता हूँ? कोई तो प्रॉब्लम होगी ना। तो द फाइनल स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। अगर डेविएशन है, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर इन एक्सेप्टेबल लिमिट। अगर डेविएशन जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है तो कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो डालने वाला हूँ, शाम को आएगी आपकी वो वीडियो, उसमें क्या रहने वाला बेटा, ध्यान से सुनना। उसमें अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 क्वेश्चन होंगे, मे भी हो सकता है उससे ज्यादा हो। और ये क्वेश्चन क्या होंगे? स्ट्रेट क्वेश्चन भी होंगे और साथ में आपके केस बेस्ड स्टडी भी होंगे। स्ट्रेट क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है? 24 मार्क्स फ्री के गिफ्ट हैं, और मोस्टली 10-15 टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ने हैं, वो उसमें से ही आने वाला है। और केस स्टडी कैसे होंगे वो मैं आपको हर चैप्टर के मिक्स, चैप्टर 1 2 3 कहीं से भी कोई भी रैंडमली उठा के हम करना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से इसका तैयारी करो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करो, स्ट्रेट क्वेश्चन और एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि ये आपको अगर आप 24 में से 23 22 इसी में ले आते हो, 24 लाओ, मैं तो कहता हूँ एक एक पॉइंट अच्छे से याद करो। तो और एमसीक्यू में गलती होगी सबसे ज्यादा आपसे, एमसीक्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, इसके एमसीक्यू की ज्यादा तैयारी करो, इन पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे बेटा बन जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।